खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, 8 तारीख का इंतज़ार और कल 8 तारीख है। बहुत बड़े फैसले होंगे। क्या दुनिया बदल के रह जाएगी, क्या होगा, क्या इट इज़ अ स्टॉर्म इन टी कप, ये तो कल ही पता चल जाएगा। मगर सवाल जो आज अहम हम उठाएंगे वो ये हैं कि क्या PDM की लीडरशिप के अंदर भी दरारें हैं। आज भट्टी साहब से एक्सक्लूसिव स्टोरी लेंगे। जरदारी साहब बाद PDM के फैसलों से क्या नाला हैं या क्या सिलसिला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, इस्तीफे देंगे नहीं देंगे, ज़बान और गंदी होती चली जा रही है और उसका भी एक आपको हम मिसाल देंगे और क्या ऑप्शन है अपोजिशन के पास। और ये बात तो हम ज़रूर ही करेंगे कि क्या बड़ी तड़प के इंतजार कर रही है लाहौर की आवाम और इस मुल्क की आवाम के कब उनके महबूब लीडर बाहर निकलेंगे, या ये वही जैसे मैंने कहा था स्टॉर्म इन टी कप होगा। इस बारे में पूछेंगे। फिर इसके साथ ही सोशल जो हमारी हालत है, आप खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो है कैसे 6 लोगों की जान चली गई, और साथ ही एक बच्ची की स्टोरी हम करेंगे कि कैसे इस मुल्क में जोर वाले और ताकत वाले जो हैं कुचल के रख देते हैं आवाम को। और फिर क्या नैब के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, जो चेयरमैन जो हैं सेनेट के जो बातें करें। बड़ी साहब, PDM क्या है, 10 अप्रैल 1986 है या जो 5 नवंबर क्या होने जा रहा है? बहुत बड़ा वाकया हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है। बड़ी साहब, आपने तो हमारे गुब्बारे से भी हवा निकाली। नहीं, देखें, मुझे नहीं पता कि 8 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर होगा, क्या होगा, ये लिख के रख लें। परसों भी हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मार है, ये ऐलान कर देंगे कि हम इस्लामाबाद पहुंच के फलां तारीख को धरने की डेट देंगे और रिजाइन देंगे। मैं कह रहा हूं, शहबाज शरीफ ने जेल से मरियम नवाज को पैगाम भेजा है कि बस कर दो, इतनी हदें क्रॉस ना करो। भट्टी साहब, ये दोबारा मैं बार करूं, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम शहबाज को भेजा है कि आप अपनी जुबान से जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और नैब और तमाम सरकारी इदारों पे खंजरजनी कर रही है, हम बस कर दें। इसका आगे ही खानदान को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ कल या परसों जब सोशल मीडिया से खिताब कर रही थी हमारी मोहतरमा मरियम नवाज, जोशे खिताबत में इंतहा की आगे गुजर गई। आर या पार होगा, आर या पार, हम इस्तीफे दे देंगे, ये कर देंगे, विचकार कुछ नहीं होगा। नहीं, आर या पार क्या होगा? पार मुल्क से बाहर मोहतरम नवाज शरीफ साहब है, आर ये है अंदर पाकिस्तान में। उस पर साबक सदर आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से सख्त गिले शिकवे किए हैं। जनाब, PDM 11 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बना है। क्या अगर सारे फैसले ही मरियम ने छोटी छोटी रैलियों में और सोशल मीडिया में करने हैं, तो फिर इस PDM के इत्तेहाद का क्या फायदा? क्या रिजाइन का फैसला किया है कि हम दे रहे हैं? आपने 8 और खासकर दिसंबर को क्या कहा, आर पार हो जाएगा, क्या फैसला करने लगे? आपने मुझे लूप में लिया। इस बात का शिकवा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी किया, जबकि नून लीग के दर्जनों लोगों ने शहबाज शरीफ को जेल में मैसेज भेजा है कि मरियम हम पे दबाव डाल रही है, इस्तीफे फौरी तौर पे दे। जिसके बाद मरियम साहबा को मैसेज दिया गया। ये तो इनकी इंटरनल कहानी है। अब कल PDM का इजलास है, PDM का इजलास है, मैक्सिमम होगा हम फलां तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे, कहेंगे इस्लामाबाद जाएंगे, पिंडी, वो मैं पहले दर्जनों दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ। 3 रिज़ाइन मांगेंगे। जरदारी ने तो कह दिया है सिंध हुकूमत से रिज़ाइन का सोचो भी ना। और मरियम साहबा नवाज, इनका हक है एहतजाज करना। लेकिन ये बताएं, आप पूरी की पूरी रैलियाँ कोई 1500 या 5000 या जितना वो कहती हैं 10 करोड़ पूरी गली पर लाहौर की गलियों में हल्के में फिर रही हैं। आज एक हल्के में एक इनके साबक एक MNA मौजूदा वफाकी वजीर ने गाली दे दी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को। मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, वजीर आजम साहब का बार बार कह रहा हूँ। आज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं TV पे नहीं कहा, ऐसा पूरे कोरोना लाहौर को मरवाना है आपने। खुदा का वास्ता क्या कर रही है यार? आपने जलसा रखा है, रख ले, SOP पे अमल करें या ना करें, लेकिन रैलियाँ लेके पूरे डिफेंस लाहौर या
शादरा ये वो कोरोना क्यों? भट्टी साहब एक और जो बात, मलिक साहब ये पहले आप ये सुन लें, वो कह रही हैं कि इस्तीफे दें और ये तो भट्टी साहब ने बता दिया कि जरदारी साहब की इस पर क्या पोजीशन है। अब वो कहते हैं अगर आप इस्तीफे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, ये जरा सुनाएं। आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। कितने घंटे हो गए आवाम को बाशऊर हुए मलिक साहब? हाँ जी, हाँ ये मुझे बताएं कि गिरौह करेंगे, ये पहले भी कह चुकी हैं गिरौह करेंगे, ये तो बलवे की एक सिचुएशन बन जाएगी। मेरा ख्याल है ये गैर ज़रूरी एग्रेशन है और मैं समझता हूँ मरीम इस एग्रेशन जिस तरह भट्टी साहब ने जितनी खबर दी है मैं उसको अपने ज़राए से भी मैं यही खबरें हैं कि ये एग्रेशन जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फौज कह लें, भट्टी साहब ने जो इंपॉर्टेंट खबर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, जिनके शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि साहब हाथ जोड़ लिए उन्होंने। वो तो किसी को माफ़ नहीं ना करती, वो उन्होंने ख़वातीन MNA MPs को बुलाया, उन्होंने ये कहा अगर आपको गलत फहमी है कि आप शहबाज शरीफ के करीब है तो मैं आपको भी बता दूँ, मैं अपने चाचे के सामने सीधी हो जाऊँगी, आपको टिकटें नहीं मिलेंगी। अच्छी खासी वो दिल बर्दाश्त तो हुई हैं। आप तो एक कदम भट्टी साहब से भी आगे चले गए। नहीं, मैं आपको जो बताने लगा हूँ, जो चीज़ जो फैक्ट्स है, देखें हमारा काम एनालिसिस है, हमारा काम इमोशन नहीं है। अगर आपने पॉलिटिकली कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके जाना है तो आपके में कॉमनेस ही नहीं है। आपने एक चीज़ सीख लिया और ये नवाज शरीफ ने एक पोजीशन लिया और इस पोजीशन को उन्होंने समझा कि हर एक से लड़ाई लड़ते जाओ, हर एक से लड़ाई लड़ते जाओ। एक चीज़ मैं आपको खबर की हद तक बता दूँ, अपोजिशन के इजलास में ये बहस हो चुकी है कि हमारे जलसे में 5000 बंदे हैं, हमारे जलसे में 1.5 करोड़ बंदा, इसका इमरान खान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ अपोजिशन ने समझ ली है कि जलसे की तादाद का इमरान खान पे कोई फ़र्क नहीं। सारी लड़ाई किस चीज़ पे, मैं थोड़ा क्रक्स निकाल दूँ, जो भट्टी साहब ने खबर दी उसके पीछे नवाज शरीफ का थिंकिंग ये है कि हम 3 नामों से, जिसमें खुल के बात कर लेते हैं, आर्मी चीफ है, ISA के चीफ है नवाज शरीफ, 3 इस्तीफे दें और उसके साथ सारे आप इस्तीफे दे दें, सारे MNA MP, और सबसे बड़ी निराली जो रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि साथ सिंध असेंबली भी तोड़ दें। वो अब बाकी बात। अच्छा भट्टी साहब, एक और जो खबर आ रही है मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ कि बड़ी सख्त नालां हैं। मरीम साहबा ने यह भी कहा है कि पिछली दफ़ा पूरी जो ताकत के साथ भी हम 18,000 बंदे लाहौर में इकट्ठे नहीं कर सके, इसकी दफ़ा अगर आपने ना किया तो सुना बड़ी बरहम हो रही है। ये खबर ठीक है गलत है? एक तो वो सख्त नालां और पार्टी के टिकट नहीं देंगे अगर आपने काम ना किया तो। नहीं, बुलाया गया, डराया गया, धमकाया गया, नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया गया। और एक और खबर, कब्जा ग्रुप मुतरक हो गया जिन्होंने मादी में अरबों रुपए कमाया, गो कि अब भी एहतसाब करास्ती बोर्ड नहीं कर रहा, एंटी करप्शन मैंने अपनी कब्र में जाना है। कब्जा ग्रुप मुतरक हो गया और उसने फुल फंडिंग करनी शुरू कर दी है। अगर इमरान खान के विजन के मुताबिक कब्जा ग्रुप के खिलाफ करास्ती बोर्ड, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ करास्ती बोर्ड मेरा जोर है, तो ये तो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये ज़मीन पे आ जाएंगे और उसमें एक आला अफसर भी कहीं शामिल है, पुलिस अफसर। तो अब लाहौर के बेशुमार, वो जिसको क्या कहते हैं मैच का जो कोई करते हैं इनाम इनूम, वो बुक शुक करते हैं, क्या पता नहीं, उन्होंने भी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि ये इससे पहले कि कब्जा ग्रुप मनशियात फरोशों के खिलाफ भारी तादाद में हो, इसे कामयाब करे। लेकिन मरियम ने जिसको भी बुलाया है हर एक को कहा कि आपने कम से कम 20,000 बंदा लाना है, MPA को 10,000, लेकिन फुटेज मुझे देनी है, किसी और को नहीं देनी, पार्टी के बंदे को। उन्हें यकीन हो गया है बज़ाहिर बादिउल नज़र में कि शायद मीनारे पाकिस्तान वो नहीं भर सकती, इसीलिए उनकी ज़बान में ज़्यादा अंगारे बरसने लग पड़े हैं। अंगारे। अच्छा, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं भट्टी साहब, ये अफसर खोखर, गिरफ्तारियां नहीं, केसेस हुए हैं, सॉरी, सैफुल मलूक खोखर साहब और उनके खोखर पैलेस पे भी मेरे ख्याल में रेड हुआ है, तो इसकी क्या तफसील है और ये आगे ज़मीन भी कुछ बाजियाब हुई है? देखिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मोटरसाइकिल और साइकिल पे दूध बेचते थे, वाह वाह, और अब अरबापति हैं, अरबापति, अरबा, मैं करोड़पति नहीं कह रहा, लेकिन उसमें खाली सैफुल मलूक और ये खोखर नहीं, PTI के लोग भी शामिल हैं और तगड़े शामिल हैं। मैं हैरान हूँ कि एक इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, आप कब्जा ग्रुप के खिलाफ करें तो करास्ती बोर्ड करें, ये कैसे हो सकता है? एक खोखर इधर है तो वो ठीक है, एक उधर है तो ठीक है। एक वजीर को कब्जा ग्रुप की हिमायत की वजह से, जिसके भाई पे 2 दर्जन पर्चे हैं तकरीबन, ये सिलेक्टेड ना करें। लेकिन ये सहबान, आपको पता है
मैं नाम नहीं लूंगा, लाहौर में एक MP है या पहले MNA था, उसने मॉडल टाउन में एक घर बन रहा था, उसकी खिड़कियां और दरवाजे लग रहे थे, सिर्फ आज से 12 साल पहले तकरीबन कमो बेशतर 3.5 करोड़ की लकड़ी गिफ्ट की थी। तो ये तो इन्वेस्टर तो है। कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन मलिक साहब देखें आपके थोड़ा बयानिया मुख्तलिफ है, एंड इट इज़ योर राइट। ये कह रहे हैं इधर भी वही फंड करते हैं, उधर भी वही फंड करते हैं। जिन पार्टियों के फंड करने वाले मुबैना तौर पर जो है वो इस तरह ब्लैक इकॉनमी से जुड़े हुए लोग हों, तो उन पार्टियों को क्या मुस्तकबिल है? देखिए वो ज़रा बड़ा पढ़ा लिखा सवाल हो जाएगा, हम उस बहस पे नहीं जाते। जहाँ पे जो मसला अमली में मैं आपको गैर अनपढ़ सा एक जवाब देता हूँ। मसला क्या बन गया है, हमारे मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए भी इमरान खान ने भी एक फंदा उन पर भी डाल दिया। इधर अगर मरीम की लड़ाई झगड़ा ज़िद्दी पाना है तो इमरान में भी एक ज़िद्दी पाना है, वो ये कि मैंने किसी से बात नहीं करनी। पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टैगनेंट हो गया, एक जमूद का शिकार है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इस मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं वो जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं ना, ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं, करूंगा नहीं नून की, इसी तरह वो इमरान से भी अब नाला होना शुरू हो गया कि भाई तुम बात करने को तैयार नहीं, वो नीचे से मतलब बात क्या करनी चाहिए, बात जो भी है जो उनका ख्याल है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन हल्के हैं वो इनडायरेक्टली प्रमोशन चाह रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग हो। मैं नहीं ये राय दे रहा, ये सारी जमातें। मैंने आपसे सवाल और सोल्यूशन से जवाब आप दें, क्या किस बात पे गुफ्तगू हो? इसमें आपने इलेक्शन ही नहीं मान रहे, अपोजिशन इमरान को एक मान ही नहीं रही वजीर आज़म, वो तो लफ्ज़ ही सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या बात हो भाई, कहीं ना कहीं आपको आना पड़ेगा। मुझे बताएं ना कि यार ये कहें कि एक बात है कोई। वैसे कायद साहब अगर आप ज़्यादा से, हाँ जी, अच्छा मलक साहब कहीं ना कहीं आना पड़, क्या वो रिजाइन दे दे, क्या बात करें? नहीं देखे भट्टी साहब, आपको क्रेडिबिलिटी तो चाहिए। आप मुझे मेरा एक सवाल का आप जवाब मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन, फिर जो आपका हुक्म। देखें डायलॉग होने चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं, सियासी लोग रास्ते बंद नहीं करते, इसमें दो राय है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये तो कह रहे हैं वो वजीर आज़म ही नहीं, तो फिर इनसे डायलॉग क्या करें? नहीं डायलॉग तो वो तो कह रहे हैं ना कि एक रेफरी है जो लेके उसको आया, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप भी इस्तीफे दें। इसका तो ये जवाब। मेरी बात सुने, आर्मी चीफ से वो मुतमिन नहीं, DG ISI से वो मुतमिन नहीं, काजी साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, वजीर आज़म से वो मुतमिन नहीं, इलेक्शन कमीशन से वो मुतमिन नहीं, नैब से वो मुतमिन, अदलिया से वो नहीं, FIA से वो मुतमिन नहीं। दो कल जजों को ललकारा मरीम नवाज साहबा ने कि उनका अंजाम देखो, और तीसरे को धमकी दी आसान लफ्जों में। अच्छा इसमें एक भट्टी साहब एक मिनट मुझे देखें ना, मुझे मॉडरेट करने देना, मॉडरेट करने दे भट्टी साहब। तो अगर कोई ऐसा, मैं एक दोमालाई या एक यूटोपियन बात कर रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाएं, या फिर एक नई फौज बना दें, या नया FIA दोबारा भर्ती कर लें यहीं से निस्बत रोड से या कहीं से ले, तो फिर मामला हल हो जाएगा। नहीं देखे, लंदन में तो नवाज शरीफ सब तशरीफ फरमाया, वहाँ उनकी फौज भी अलग है, हाँ जी, अदलिया भी अलग है, हाँ जी, वहाँ उनके अदारे भी अलग हैं। मुझे बताएं, हमारी मुस्लिम लीग नून के काबिल एहतराम लीडर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी, मैंने गुजारिश कर दी है ना, आर्मी चीफ, DGI, इस्टेब्लिशमेंट पूरी, प्राइम मिनिस्टर, नैब जो खुद चेयरमैन उन्होंने बनाया, 2 साबका चीफ जस्टिसों को बुरा भला, मौजूदा को थ्रेड, नैब भी बुरा, FBR भी बुरा, FIA भी बुरा, एंटी करप्शन भी बुरा, सारे इदारे बुरे, सुनिया गलियां थे मिर्जा यार का क्या करें? सारे इदारे खत्म कर दिए गए, को मांगे चांद रे, अनोखा लाडला। आपकी बात से एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का सवाल नहीं, आप बिल्कुल उनको बेवकूफ कह सकते हैं। मैं अब आप राय अपनी मेरी देने लगो ना, आप अपोजिशन पे सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होंगे, मगर एक बात है वो छुपा नहीं रहे। नवाज शरीफ किसी चीज़ को अंडर एड नहीं कर रहा। नवाज शरीफ का आर्गूमेंट ये है कि ये जो सरकारी इदारे हैं ये सारों ने मुझे पहले पनामा में ओकामा के नाम से निकाला, इट इज़ ए डिज़ाइन, जो नवाज शरीफ का इल्ज़ाम है कि मुझे डिज़ाइन के तहत मेरे वोट की तौहीन की गई है, मैंने आज वज़ीर आज़म होना था, लिहाजा वो सही कह रहे हैं उसका नुक्ता नज़र से कि ये जो इदारे हैं ये मिले हुए हैं, इसीलिए बिलावल भी आपका क्या नुक्ता नज़र है? अच्छा कायद साहब मेरा नुक्ता नज़र थोड़ी सी गुफ्तगू, मैं एक फिक्र मेरा नुक्ता नज़र है कि इस सिस्टम में 70 साल से एक भी फेयर वज़ीर आज़म नहीं आया। अब नवाज शरीफ समेत थोड़ी भुट्टो समेत। अच्छा आपने नुक्ता नजर दे दिया, आर्मी चीफ उन्होंने तैनात किया, अब सुनते रहे, ठीक है, जज रूटीन से बने, साकिब निसार साहब ने नाहल किया, वो उन्हीं के दौर में बने, चेयरमैन नैब उन्होंने तैनात किया, FBR वो तैनात करते रहे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहते हैं घर चले जाए, इसका हल आप क्या कहते हैं ना, डायलॉग होना चाहिए, मैं भी कहता हूं होना चाहिए, किस तरह हो? मेरा तो सिंपल सा जवाब है, सारे बैठे
इस एक कोई इदारे जो हैं वो एक सिर्फ चीज़ की गारंटी दे, दोबारा इलेक्शन करा लें, अल्लाह लगाए। यार काजी साहब, ना तो आप छोड़ काके है ना मैं। अच्छा काजी साहब, मुझे आप मेरे हक में इलेक्शन नहीं होगा तो गलत है। आप दोनों सोल्यूशन दे दें। सोल्यूशन एक है आप दे दें कि हम तायात आपके खानदान को इख्तियार देते हैं, हमें माफी दे दें। नहीं, मैं सोल्यूशन देता हूँ, मैं सोल्यूशन देता हूँ। तमाम अदारों से इस मुल्क में, इनको अपने अलावा अवाम भी ये कहते हैं जो मुस्लिम लीग नून से बसता है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हमारे लिए नून लीग भी काबिल इज्जत है। देखे, इसका सोल्यूशन सीधा हद है, इलेक्शन किसी को निकालने के लिए उसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आज लाएं, कल हो जाए तो 100 दफा ये अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाए, यहाँ इमरान खान खुद रिजाइन दे। तीसरा तो कोई कानून में तरीके नहीं, बैठने का फायदा क्या, किस लिए बैठोगे? और एक और सवाल, कहानियां सुनाओगे, महफिल फ्लैट के किस्से सुनाओगे, क्या करेंगे? क्या चलो इमरान खान को गालियां दोगे, क्या करोगे? आप बैठ गए, वज़ीर-ए-आज़म मानते नहीं, आप जजों को आप नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट को आप नहीं मानते, किसी भी इदारे को आप नहीं मानते, तो क्या हल क्या है? कोई दोबारा एक आइन मलिक कयूम साहब से लिखवा लें। नहीं, मुझे बताए ना, अगर इनमें ताकत है, जस्टिस मलिक कयूम साहब, आईनी तरीका मैं बता देता हूँ, गैर आईनी मुतालबे पे आप इनसे डिस्कस कर लें। सुबह उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएं, अपना 11 जमातें मिले, अपना वोट बैंक पूरा करें, वो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मंजूर करा लें, वो घर चले जाए। साहब एक मिनट रुकिएगा, वो कहते हैं एक तरफ वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, दूसरी ही सांस में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करके इनको घर भेजे। तो फिर इनकी कौन सी बात है? मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना, जिस आप रियासत की, जिस आइन की, जिस असूल की बात कर रहे हैं, उसके तहत तो इमरान खान साहब जिस पार्टी के सरबराह हैं उसके 32 उसके अकाउंट्स आ गए, जिसमें से 23 उन्होंने बताए नहीं हुए, तो किधर गया 62 63? अगर आप, मेरा जो क्वेश्चन आपसे है, जो मैं आपसे इतराज़ कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जी वो यहाँ अदम एतमाद लाएंगे, वो इस्तीफा दे दें, भाई वो तो कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, वो फिर इलेक्शन से आया ही नहीं है, तो हम किस तरह उसकी बात माने? ये आर्गुमेंट है। आपको फिर निकाले, मार्शल लगा लें आप, नहीं उनके कहने फिर भी राजी हैं आप, मैं तो उनको जवाब लगा ले, सिर्फ आप आ जाए। मेरी अर्ज सुन लेना, उनके कहने की जिद बच्चा कह देगा जी मैंने छोटी उम्र में जहाज चलाना, दे दोगे? अच्छा मेरी बात सुने, आईनी तरीका क्या है? किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को घर वो उनका आर्गुमेंट है कि आईनी तौर पे वो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं है, तो मैं आईनी तरीके से क्यों निकालूं? ना उनका आर्गुमेंट हदीस या आयत खुदा ना ऊपर से यही कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही आप इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये अभी घर जाओ, अभी घर जाओ, 126 दिन धरना दिया, चले गई थी नून लीग। तो मेरा सवाल ये है कि फिर इस तरह जमूत से ही रहना है पाकिस्तान में? मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई ऐसा आप हिलजुल तो रहे हैं, जलसों में हिलजुल हो रही है, अपोजिशन की अहमियत माने इमरान खान। अच्छा भट्टी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की अहमियत। अच्छा भाई, अब ये लफ्ज़ हम दोहरा नहीं सकते, और मेरे ख्याल में हम जो है ये तो मलिक साहब, ये तो डिसेंसी तो बिल्कुल गायब हो गई। काबिल शर्म है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है। हम तो इस तरह की किसी चीज़ को हम एग्री नहीं करेंगे। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत डिसेंसी बने। मलिक साहब, मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, फिर मलिक, ये तसुर क्यों हमें मिलता है कि ये कहते हैं हम डिस्पेंसिबल हैं, इनडिस्पेंसिबल है, हमारे बगैर कोई इदारा नहीं है, हमारे हक में फैसले होते रहे, नैब हमारा वो हो, सुप्रीम कोर्ट मलिक कयूम करते रहे तो ठीक है। ये क्या आर्गुमेंट? कैसे बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है ना आप लोगों के अवाम से आए हैं, ना उनके वोटों से आए हैं, ना आप जमहूरियत से आए हैं। आप इसी तरह के सिस्टम में पैदा हुए हैं जहाँ आपको आप शरीफ फैमिली के बारे में कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जब आप सऊदी अरब में हो तो आपको बता दिया जाए, अगले आप वज़ीर-ए-आज़म है, बेनज़ीर 2006 में मुशर्रफ से मिलती है, मेरी सुन लेना बात, अबू धाबी में उसको बता दिया, मैं उन गुनाहगार लोगों में शामिल हूँ, आसमा जगीर मरहूम के घर में, जहाँ एक अमेरिकन ने आगे हमें बताया कि अगले इलेक्शन में बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म होगी, उसने 2 साल पहले मुझे बता दिया था। मैं किस तरह इस निज़ाम को बिलीव करूँ? चलो ठीक है, तो फिर हाउ कैन वी डिफेंड देम बाय द वे? अच्छा, आई एम नॉट डिफेंडिंग, ये हमारे पास पार्टी पोजीशन है। अब हम देखते हैं कि पीटीआई की 156 सीटें हैं, पीएमएल काफ की 5 हैं, एमक्यूएम की 7 हैं, जीडीए 3 है, एएमएलपी 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5, टोटल 176 बनती हैं। अपोजिशन की तमाम सीटें मैं गिने बगैर अगर मुख्तसार करूँ तो ये 162 के करीब बन जाती हैं। बट साहब, ये 162, आपको 51 इस्तीफे चाहिए। अब ऐसे हम किसी अगर हो कोई यार मैं तो आइन का माहिर नहीं हूँ, तो 51 इस्तीफे तो नहीं बनते अगर ये सारे भी दे दें तो। और उसमें एक बात आखिरी है, जरदारी साहब तो देने वाले नहीं है, जो आपने स्टोरी दे दी है, ये भी नहीं देंगे। और गुजारिश ये है, देखें किसी भी तरीका कोई लॉजिक होती है, कोई मकसद होता है गुफ्तगू करने का, करें। अपोजिशन का मैं कभी भी नहीं करता कि अपोजिशन का एहतजाज नहीं करने दें, लेकिन पुरअमन और एसओपी के मुताबिक गुजारिश है कि इसका एक ही आइनी हक है, खुदा के लिए आइन को आप मुकद्दस कहते हैं ना सारे पार्टी सियासी जमातें, और कहना भी चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है कि एक मुंतही वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाए? हाँ, अदम एतमाद लाएं, ये सारी अपोजिशन जमातें ने काफ लीग को मनाएं, एमक्यूएम मनाएं, और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की वो तोड़े,
सुबह में एतमाद ले आए। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है है बड़ी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक में जाने से पहले इतना अर्ज कर दें, मोस्टली ये इदारे 30-40 सालों में इलेक्शन कमीशन, ये नैब, ये जनाब आपकी नाक के नीचे बना था, FIA, ये सब इदारे ये इतने घटिया, आई एम सॉरी, इतने ये नाअहल आपने बनाए थे कि इनसे आपको इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, जो आपके नाक के नीचे बनते रहे और कहते हैं हम किसी चीज़ को भी कबूल नहीं करते। ब्रेक के बाद आएंगे और भी बहुत सी स्टोरीज हैं और देखेंगे कि फैसलाबाद में क्या वाक़या हुआ है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ लोग क्यों मर रहे हैं बिला वजह ऑक्सीजन के बगैर। खैबर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में 6 लोग जान से गए, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम पेशावर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में होने वाले साहने और हादसे की तरफ आएँ, बल्कि एक ग्रॉस नेग्लिजेंस की तरफ आएँ और जो फैसलाबाद में हुआ, मैं बड़ी साहब आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ। फिर ये कहा जा रहा है सहाफ़ियों पर बड़ा जो है वो दबाव है और उन्हें निकाला जा रहा है, और कौन किसको निकाला है? वो तो क्राइसिस में निकले हैं कहीं, ये ठीक बात है? तो मरियम नवाज साहबा ने कल मेरा ख्याल कहा कुछ क्रेडिबल सहाफ़ी थे, यानी कि हम सहाफ़ी क्रेडिबल है ही नहीं, हमारे लिए तमाम सियासतदान क्रेडिबल है, काबिल एहतराम है हर जमात के, लेकिन मरियम साहबा आपने सहाफ़ियों के जो भी राय है, आपने कहा कि एक अदारे को मालक को बंद कर दिया गया, गालिबन मीर इश्किल उर्मान का। आपके वालिद मोहतरम ने 98 में जंग अखबार को 24 सफ़ों से एक सफ़े पे ले आया। 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की है प्रेस क्लब में बैठ के। उससे पहले फायरिंग की गई, फायरिंग 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 2 घंटे, वो देखिएगा दौर किसका है। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके दौर में मीडिया आजाद था, मैं एयरवे में था, सलमान इकबाल के खिलाफ बगावत का पर्चा हुआ और दहशतगर्दी एक्ट का बलोचिस्तान में, आपके अरशद शरीफ क्रेडिबल सहाफी के खिलाफ इस्लामाबाद में पर्चा कराया। 5 साल आपने एयरवे को नहीं दिए, मुझे 1000 नोटिस दिए, लेकिन हमारे लिए फिर भी काबिल एहतराम है। हाँ, साफत और बनी कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगी, लेकिन हम पर्सनल नहीं होंगे। लेकिन आपको ये बात अच्छी नहीं करती। पता करें जंग अखबार को 28 सफ़ों से एक पेज पे कौन लाया था, फायरिंग कितनी देर हुई थी, सलमान इकबाल पे पर्चा कैसे हुआ था, अरशद शरीफ पे कैसे हुआ था, और साबर शाकर पे मेरे यार पे, और 2011 पे किस साफी पे फायरिंग हुई थी लाहौर में। मत छेड़े हमको, हमारे लिए आप बड़ी साहब एक मिनट, ये बात अगर चल ही निकली है, नजम सेठी साहब को मैन हैंडल किया गया था, उनको किसने अंदर किस दौर में कराया था? आप नहीं बोल रहे भाई। नहीं, वो सच आप बता रहे हैं, उसमें क्या बोलूं, बल्कि मैं तो याद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी अरेस्ट हुए। नहीं, आप बात शायद भूल गए, हम तीनों का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं आप भट्टी साहब से भी एज ज्यादा है। मैं समझता हूँ प्लाटों की जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है साफी में, उसके बानी नवाज शरीफ। मेरे चीफ रिपोर्टर थे अनवर कुतवाई नवाए वक्त में, ही वाज हेडिंग दैट। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कुछ नहीं करना, छोटी मोटी आप करके गेम डाल के आप LDA में 5 मरले 10 मरले का प्लाट ले लें। ये आगाज़ ही, मतलब मेरी 90s में मैं आया हूँ मीडिया में, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप किसी सीनियर से पूछ लें, 80-70 में इस तरह पाकिस्तान नहीं था। मलिक साहब, नवाज शरीफ ने इसमें कोई शक नहीं, प्लाट कल्चर, ये जो लिफाफा कल्चर के बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें कोई दुख नहीं, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना हम किसी से मिले हैं। ये जो सरायत किया है ना 80 से लेके आगे जो गंद पड़ा है, हर शोबे में गंद पड़ा है, इसके हमें दुख है, वही हम रिपोर्ट करते रहते हैं। जाती दुश्मनी ये नहीं है। बड़ी साहब, बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बड़े अजीम मकासद है PDM के, बड़े PTI बड़े अजीम काम कर रही है। मेरा हाल क्या है कि पेशावर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, 6 लोग जो है वो निशाना बन जाते हैं। हमारी सियासत तो कहीं नहीं हो रही। मेरा सिर्फ एक सवाल है वज़ीर-ए-आज़म से, फिर मैंने मलिक साहब को टाइम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप तो कह रहे थे तालीम, सेहत, रोजगार देंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। एक तरफ कैदी को लंदन इलाज के लिए भेज दिया, दूसरी तरफ 6 लोग टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन ना मिलने पर हलाक हो गए। उसका कातिल कौन है, उसका नाम तो बता दें, अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर दे। दूसरा, फैसलाबाद में एक दरिंदे ने एक बच्ची मासूम सदफ को, जो घर में काम करती थी, उसके हमसाए गए, उसके साथ मोर को छेड़े थे, उसके मियाँ और बीवी ने, राना साहब है समथिंग, लिटा लिटा के इस तरह दरिंदगी से मारा कि दिल खराश वाकया तक इंसानियत भी रो पड़ी। अगले दिन उसकी बेल हो गई। मलिक साहब, मैं नहीं बोलता, आप बोले, फिर मुझे सियासत ये इदारे तो इनके खिलौने हैं सर, हमारे हुक्मरान तबके के। भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जो हम सारी बहस कर रहे हैं सियासत की, इलेक्शन की, इसका क्या मकसद है? 1 लाइनर, समाजी इंसाफ।
यहाँ पे पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये चीज़ साबित होगी कि असल इस निज़ाम में आपने 8 बच्चों की बात की ना ऑक्सीजन की, मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। 17 अरब रुपया जो पेशावर मेट्रो है उसका डिज़ाइन बदला है, उस पर लगा है। 150 करोड़ का हमें सिर्फ इस बात पे नुकसान हुआ कि हमने कनक लेट बुलाई है। तो मेरे खान साहब तो फरमाते हैं जी कि अजाब अल्लाह का मैं देख रहा हूँ, तो भाई खुदा के लिए मैं अपना बुनियादी सवाल आपसे दोबारा मुझे बताएं, वजीर सेहत का रिजाइन बनता है कि नहीं बनता? इमरान खान के अपने स्टैंडर्ड पे बात इमरान खान साहब रोजे इशर वाले दिन इस्तीफा तो बच जाए, जैसे सानिया मॉडल टाउन वाले कातिल नहीं बचेंगे, ये कोताही करने वाले नहीं। मुझे मैं देखो ना, प्लीज मेरा सवाल, ये तमाम दिल को दहला देने वाले थीम, आए रोज हमारे सामने लाशें गिरती हुई, बेइलाज मरते हुए लोग, ये क्यों किसी तहरीक और पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जेर बहस नहीं आते? सिर्फ ये जेर बहस आता है कि मुझे इक़्तिदार में दोबारा ले आओ, और जब मैं ये कहता हूं कि इसमें हमारा क्या है तो मैं कौन सा झूठ बोलता हूं? बल्कि कारी साहब मैं इसमें थोड़ा सा खुद भी गिल्टी हूं। मैं समझता हूं हम ये जो सियासत डिस्कस करते हैं, हम ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हम गलत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ असल सियासत है इंसान की भलाई, असल सियासत है लोगों की जिंदगी, असल सियासत है लोगों की तालीम, असल सियासत है इंसाफ। वो किधर है? अगर जब तक आप इन लोगों को इसमें नहीं लाएंगे कोई सियासत नहीं हो सकती पाकिस्तान में। भट्टी साहब, सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर जो है वो तो ये है कि हम बीच में हैं ही नहीं। कादी साहब, मैं आपकी एक बात मान चुका हूँ, एक हुक्मरानों की और एक अवाम की इकॉनमी एक वक्त में बेहतर नहीं हो सकती। यहाँ हुक्मरान अरबपति होंगे और गरीब रोटी से भूखा मरेगा, यहाँ गरीब को इज्जत की रोटी मिलेगी और हुक्मरान भी मुनासिब पैसे। मैं एक छोटी मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अभी आप बात करते रहे। अभी आज एक स्टोरी में देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें पता चला कि ये 2 नंबर मंसूबे कैसे होते हैं। ये कहते हैं ना हमारे बच्चों को 6 नहीं मिले, उसकी क्या वजह, वो 6 सिलेंडर नहीं मिले। वैसे 800 अरब रुपए का उसने लिखा, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि हुआ क्या, आपने मुझे ठेका दिया, मैंने कर्जा लिया, बीच में से अरब, ये छपा हुआ है, अरब रुपया आपको दे दिया, तो बाकी मैंने अंदर कर लिए। अच्छा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप पर एक नैब केस करेगी। नैब में कौन बैठा हुआ करते थे? जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान साहबा। वहां डरने की जरूरत ही कोई नहीं है, उस करोड़ में से थोड़ा इस तरह कर दे। तो ये जो बिलियंस ऑफ रुपीज की बंगलिंग है, ये आए ना मेरे सियासी डिस्कोर्स में। पाकिस्तान करप्शन है और बदकिस्मती ये है कि किसी भी हुकूमत ने बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं है, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं। छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, खान साहब के 2 मेजर इनके एम्फेसिस थे, एक तालीम था, एक सेहत था। अब पंजाब हुकूमत जो रियासती इदारा है, जो रियासत है मेरी, वो घटिया चीनी खरीद चुके हैं। जो घटिया चीनी को उन्होंने हल क्या निकाला, डंडे के साथ में से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कारोबारी लोगों को डंडे के साथ बेच रहे हैं कि तुम इसको चीनी को खरीदो हमसे, बजाय कि वो मेरी सेहत के लिए काम एक और सुने, ये मेरे पास पुरानी खबर है लेकिन न्यूज़ लाइन एक बड़ा क्रेडिबल है, उस पर सिर्फ उसकी मैं सुर्खी पढ़ देता हूँ, दी पंजाब जोराबर बैरन्स। इसमें पूरी कहानी है कि कैसे जो हमने इवन सी पैक के मंसूबे किए, कैसे किए कि हमने जो है सुप्रीम को हाई कोर्ट ने पूछा कि इसके बारे में बताओ, कि कहते नहीं जी चीन वाले नाराज हो जाते हैं। यहाँ आगे अपने फ्रंट मैन रख लिए, वो ठेके सब लेट हुए। एक केस अरशद शरीफ भी सामने लेके आया था। भट्टी साहब, ऐसे ही नहीं ऑक्सीजन के बगैर हम मर जाते। ओए अरशद शरीफ नहीं तो नवाज शरीफ को शरीफ किया है, पनामा केस उजागर ही उसने किया है, उसके बदले उस पर पर्चा कराया गया इस्लामाबाद। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये हमें आज़ादी सहाफत का दर्स देते हैं। जिस तरह हम सहाफत कर रहे हैं ना, ये पुल सरात अबूर करने के बराबर है। ये पहले अपनी करप्शन का हिसाब दे बोर्ड। भट्टी साहब, ये जब हम इस करप्शन का वॉल्यूम देखते हैं, हमें कतई नहीं लगता कि हम गरीब मुल्क हैं। अच्छा साहब, ये एक बच्ची को मारा, सदफ को दरिंदों की तरह घसीटा, अगले दिन बेल हो गई। या क्या फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो मदीने की रियासत है। ये जमानतें हो गई हैं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने, तमाम शहर ने क्या करें हम? बट ये इश्यूज नहीं जब तक आएंगे कोई तरीका नहीं बननी है। नहीं, ये अवाम और मैं हुक्मरान है ही नहीं। आप अच्छा भट्टी साहब की कब उसको फिक्र है? भट्टी साहब, अगले दिन फायरिंग हुई, ये बार काउंसिल के इलेक्शन क्या हुआ, PIC का क्या हुआ, हर जगह पे। कादी साहब, ये चैलेंज है, इस केस का कुछ नहीं होगा, सानिया मार्टन का कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क में ताकतवर को सजा देने की ना रवायत है ना होगी, मुझे तो नजर नहीं आता। बाकी आप साहिब इल्म है, दोनों फैसला। वैसे आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो तबका है इसे अपनी इन ज्यादतियों के खिलाफ खुद तहरीक चलानी पड़ेगी। मगर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे नैब अंडर अटैक है। और इस दफ़ा जो हमले किए हैं हमारे जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं नैब के, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने एक खत भी लिखा है आर्मी चीफ को। क्या सिलसिला है
नैब बेचारी जो है वो खुद ही इन्होंने बनाई है और खुद ही मातूब भी है। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे सेनेट के डिप्टी चेयरमैन जो सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा है नैब के बारे में, मगर एक पटिशन भी डाली है जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उसके मैं कुछ मोटे मोटे आपको बता देता हूँ जो पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तासुब से मुतल्लिक मेरी दरख्वास्त पर समाअत ही नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, सरकारी अहदेदारों ने मेरे और अहल खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। FBR की ये सारे कोटेशन काजी साहब की हैं, काजी फाइज साहब की। FBR की रिपोर्ट से मैं और अहलिया मुतासर हो सकते हैं। आसफ सईद खोसा का लान में टहलते हुए निजी तौर पर रेफरेंस के बारे में बताने का मकसद मुझसे इस्तीफ़ा लेना था। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के कई अहदेदारों की बैरून मुल्क जायदादें हैं। जुल्फ़कार अब्बास की 45 वेलिंगटन रोड लंदन में फ्लैट नंबर 3 जायदाद है। हाजी फाजी सैयार मोहम्मद रिंद की स्प्रिंग रेजिडेंशियल विला और इंटरनेशनल सीट दुबई में जायदाद है। नदीम बाबर का अमरीकी शहर ह्यूस्टन में घर है और शहबाज गिल का भी अमेरिका में घर है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अमेरिका में 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी जायदादें हैं। काजी फाजी साहब फैसल बाबडा की बैरून मुल्क 9 जायदादें हैं, जिनमें लंदन में 7, मलाइशिया और दुबई में हैं एक जायदाद। उस्मान डार की बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जायदाद। अब ये तो पेटिशन है, उसका फैसला वो करेंगे जो जिन्होंने डाली है वो खुद एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और इंटेग्रिटी वाले जज हैं। अब भट्टी साहब या तो सबका पता कराएं कि ये 1 नंबर से खरीदी गई हैं या 2 नंबर से, ये तो हमारा राइट है ना। और जो काजी फाजी ईसा साहब के हवाले से भी बात है उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अगर किसी गैर मुल्क में पैसे अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकलती है उसका एहतसाब होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जज हो, जनरल हो या साफ़ी हो, उसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन मैं फ़ायद ईसा साहब ने अब पॉलिटिशियनों को भी कहा, जनरल साहब को भी कहा कि इनकी है, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, एक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं उसके रिजल्ट नहीं मानते लोग। टीवी की रोज़ाना एक रेटिंग आती है, मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगा, फ़ायद ईसा साहब आपको मुखातिब होकर और वज़ीर आज़म मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ये रेटिंग ही शफाफ करा दें। आपने कहा ना टीवी पे इसको लाइव चलाया जाए आपके केस को फ़ायद ईसा साहब, तो सुबह रेटिंग का केस आप ले लें कि लाइव चलाई जाए, इसमें क्यों गड़बड़ होती है। एक्सप्रेस टीवी, न्यू टीवी 92 इस पर खदशात कर चुका है और 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब की मौजूदगी में जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, इसको भी लाइव करा दें। अल्लाह आपका भला करे, आप तो जज है, हम तो वैसे ही इस्तदा कर रहे हैं आपको। चलें जी, हम तो ये कहते हैं कि जो चीज़ें सामने आई हैं उनका दूध का दूध और पानी का पानी कर दें और उसको हम इसके हक में फिर सब आगे बढ़ें कि बात करें जरा। वैसे उन्होंने एक ये इल्ज़ाम फ़ायद ईसा साहब ने ये भी फरमाया कि आसफ सईद खोसा जो कि नहायत क्रेडिबल चीफ जस्टिस थे वो इनसे इस्तीफ़ा मांग रहे थे लॉन में टहलते हुए। अब ये कितनी हकीकत है ये बेहतर नहीं, मैं उनको सही कोट कर दूं, वो कह रहे हैं उनका मकसद मुझसे इस्तीफ़ा लेना था। वही ना, ये उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि दे दो, लेकिन मकसद वही था। ही इम्प्लाइड। तो हम वी लाइक टू बी एज एग्जैक्ट एंड एज यू नो करेक्ट कि जितना हम हो सके। अच्छा काई साहब, भट्टी साहब ऐसे लीगल इशू है, मुझे मुनासिब नहीं लगता, मगर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ अगर इस तरह का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, इसमें मुशीर भी शामिल हैं, इसमें अहम सरकारी लोग भी हैं, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन या जो नैब है वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं? इसमें एक मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, ये केस अलहदा से चल सकते हैं। जो केस फायज ईसा साहब के हवाले से सरकार ने भेजा है वो तो ऑलरेडी वो अलहदा है। अच्छा वो अलहदा, ये उस पर असरअंदाज नहीं होंगे, वो इस पर असरअंदाज नहीं ये मैंने क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं होता कि भाई इधर भी हुआ है तो उधर भी हुआ है तो बराबर हो गया। मेरा आपसे गुजारिश, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, ये उस्मान डार साहब हैं, वो एक किस्म के ना वो जो नौजवान बिजनेसमैन है, नहीं मैं PTI के जो है, तो क्या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है या कोई MNA है या कोई नैब का इदारा पूछ सकता है हमसे? कोई भी बंदा ये नैब उनके खिलाफ या इलेक्शन में जा सकता है। प्रोग्राम खत्म होने मैं आपको बताऊं, खराज तहसीन पेश करते हैं ना सागदार को, जब उन्होंने ये कानून में से ये शिक हटा दी कि जो बंदा MNA का इलेक्शन लड़ेगा, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए आएगा मैदान में, उसका शिनाख्ती कार्ड जाएगा स्टेट बैंक के पास। 2013 में जब स्टेट बैंक से पूछा कि जनाब वो क्या हुआ, उन्होंने कहा शिनाख्ती कार्ड ही नहीं भेजे। अगले इलेक्शन से पहले उन्होंने वो शेकी आइन में से खत्म कर दी। बाबा ब्लैक इकॉनमी जनाब इसहाक डार साहब, 1992 प्रोटेक्शन। तो ये देखे ना, ये नहीं देखते, आज आ गए बड़े दुखी हो गए हैं, आज इस पे हमला करना है, आज आप पारे पे हमला। अच्छा, सलीम मांडी वाले ने एक नैब पे जो हमला खौफनाक है, उन्होंने कहा मेरी अब आपके साथ नहीं पूरे पाकिस्तान की आपके साथ जंग है। यार अनबिलीवेबल है, वो जंग कर रहे हैं नैब, तो नैब ने फिर क्या किसे तो ये 22 करोड़ लोगों ने करनी है। 22 करोड़ लोगों ने कब इतला दी है मांडवीवाला साहब को कि वो उनके पीछे हैं? नहीं बात सुने, मुझे मेरी नैब से क्यों जंग है? हाँ मैं तो ये कहूंगा गाइडेंस करे, वो कह रहे जंग है, कहते हैं मैं देखता हूं कैसे सेनेट में नहीं आते आप।
यार मुझे तो एक अब शॉट है, अदारों का जाते जाते एक वकार शॉट सुन शुरू ले, टाइम होता कम नजर है, आ रहा शॉट सुनाएं जी। ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं जी सलीम साहब आप जिहाद कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जिहाद कर रहे हैं ताकि उनको नैब से बचाया जाए। आप इससे बिल्कुल पीछे ना हटें, हम आपके साथ हैं और आप पूरी कोशिश करें कि इनको एक्सपोज किया जाए। यार ये तो भट्टी साहब बड़ी, ये जो मजलूमीन हैं, सिंध के मजलूम हैं, सिंध में जो बेचारे जो है टोपियां सी के जो गुजारा हुक्मरान करते हैं, उनके पास अगर 32 करोड़ आवाम गई है तो फिर उनका सलीम मंडियल का हक क्या? 32 करोड़, ये तो सब टोपियां सीख हैं। मेरा आप दोनों से कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं अपना नुक्ता नजर देना चाह रहा हूँ। इससे एक चीज साबित होगी ना, अगर किसी माशरे में एहतसाब चलेगा वो क्रॉस द बोर्ड चलेगा। जब आप इस तरह का एहतसाब करेंगे फिर उसमें अच्छा मिफ्ता साहब का भी जाते जल्दी शॉट सुना। हमको तो इन्होंने बुलाया तो किसने किया था? फौज ने, आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहाँ नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ जी, फौज फंसी हुई थी नैब में, फौज चाह रही थी कि नैब क्लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी जो जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। बात मिफ्ता साहब मिस कोट ना करें, बहुत से बिजनेसमैन गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और उन्होंने कहा था जनाब हमारा नहीं हो रहा, काम कैसे हो, तो थलत तक सारा तो 2 नंबर चल रहा होता है। तो ये इसका सही पर्सपेक्टिव था। कल इस पर मजीद बात करेंगे। वक्त खत्म हो, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।